शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको एक खुला मंच प्रदान करते हैं ताकि आपके पास खेती किसानी से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो उनका समाधान आप जान सके हमारे विशेषज्ञों के द्वारा। बता दें, इसके लिए हम रोजाना एक अलग अलग विषय लेकर आते हैं ताकि उसके संदर्भ में जो भी समस्याएं हैं वो आप हमसे साझा कर सके। आज के हमारे इस अंक में क्या विषय लाए हैं बताते हैं आपको। नींबू वर्गीय फलों की व्यावसायिक खेती, एक ये विषय रहेगा हमारा आज के कार्यक्रम का, और दूसरा विषय रहेगा शरदकालीन सब्जियों की खेती। तो इन दोनों ही अहम विषयों पर आज के हमारे इस कार्यक्रम में विस्तृत चर्चा होगी। कोई सवाल है आपके मन में तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए परिचय करवा दें। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर RM शर्मा। बता दें आपको, ये प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर BS तोमर। बता देंगे, अध्यक्ष हैं शाकीय विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर तोमर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो किसान भाइयों बहनों, बता दिया है हमने आपको कि किन विषयों पर चर्चा होगी आज के हमारे इस कार्यक्रम में। नींबू वर्गीय फलों की व्यावसायिक खेती और शरदकालीन सब्जियों की खेती, दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। आपके पास जो भी सवाल है बेझिझक आप हमसे पूछिए। बस 2 बातों का ध्यान रखिए, जब भी आप कॉल करें तो आप नेटवर्क एरिया में आकर कॉल करें, और साथ ही अपनी टीवी की आवाज कम कर दें, क्योंकि टीवी की आवाज ज्यादा आती है, आपका सवाल हम तक नहीं पहुंच पाता है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान। तो आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर शर्मा मौजूद हैं, इनका रुख कर लेते हैं पहले। तो डॉक्टर शर्मा, हमारा विषय है नींबू वर्गीय फलों की व्यावसायिक खेती। जब हम व्यावसायिक खेती की बात करते हैं तो इससे क्या लाभ मिलता है हमारे किसानों को? देखिए, नींबू वर्गीय फल एक बहुत बड़ा समूह है फलों का, जिसमें मीठी नारंगी, किन्नू, संतरा, ग्रेप फ्रूट, टैंजरिन्स, लेमन, लाइम, तो बहुत सारी फसलें आती हैं। और ये अकेला ऐसा समूह है फलों का जिसमें आप 8 से 9 महीने तक लगातार आय ले सकते हैं। अन्यथा जितने भी फल हैं कि उनका एक पकने का एक सीजन होता है तुड़ाई का, और फिर पूरे साल आपको कुछ नहीं मिलता। तो नींबू वर्गीय फल अगर आप पद्धतिवार लगाते हैं वैज्ञानिक पद्धति से, तो कम 8 से 9 महीने तक आपको नियमित आय मिल सकती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा आय कमा सकते हैं। जी, तो अतिरिक्त आय का हम यहाँ पर कह सकते हैं, अधिक आय का हम कह सकते हैं, अच्छा जरिया बन सकते हैं नींबू वर्गीय फल अगर हम इनकी खेती को अपनाते हैं। किस तरह से अपना सकते हैं, क्या सही समय रहता है, इन तमाम बातों के बारे में हमारे विशेषज्ञ से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट है हमारी, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। देश भर में नींबू वर्गीय फलों की खेती व्यापक रूप से की जाती है। नींबू वर्गीय फलों में 2 प्रकार के फल प्रमुख हैं। एक तो वे जो खट्टे फल देते हैं और दूसरे जो मीठे फलों के लिए उगाए जाते हैं। खट्टे फलों में मुख्य रूप से लाइम और लेमन है, जबकि मीठे फलों में संतरा, मौसमी, मीठा नींबू, ग्रेप फ्रूट, डाब आदि प्रमुख हैं। नींबू वर्गीय फलों के नवजात पौधों को उचित देखरेख की आवश्यकता होती है। नए पौधों को गर्मी के मौसम में तेज धूप एवं लू तथा सर्दी के मौसम में ठंड एवं पाले के बचाव का समुचित प्रबंध करना चाहिए। सामान्यतः संतरा एवं नारंगी फल परिपक्व होने में 240 से 280 दिन लेते हैं। परिपक्व फलों की 2 से 3 तुड़ाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर की जाती है। नींबू एवं लेमन 150 से 160 दिन में परिपक्व हो जाते हैं।
नींबू एवं लेमन की तुड़ाई हरी परिपक्व अवस्था पर की जाती है ताकि उनकी अम्लता उच्चतम स्तर पर बनी रहे। नींबू वर्गीय फलों की खेती करते समय फसलों में स्प्रिंकलर सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, क्यारियां बनाना, निराई गुड़ाई करना आदि महत्वपूर्ण है। हल्की एवं मध्यम उपज वाली बलुई दोमट मिट्टी नींबू वर्गीय फलों के लिए उपयुक्त होती है। नींबू वर्गीय फलों में कीट लगने का खतरा होता है। कैंकर एक किस्म का बैक्टीरियल रोग है जो जेंथोमोनास साइट्री द्वारा पैदा होती है। इस बीमारी में सबसे पहले पीला सा दाग पड़ता है तथा बाद में भूरे रंग में बदल जाता है। पत्ती माइनर और साइट्रस थ्रिप्स जैसे कीटों से भी नींबू वर्गीय फलों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। इनकी रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करें। तो अभी आपने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अब डॉक्टर तोमर का रुख करते हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे शरदकालीन सब्जियों की खेती के बारे में। तो सर्दियां दस्तक देने वाली हैं डॉक्टर तोमर, ऐसे में हमारे किसान कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, सर्दी के मौसम में हमारे किसान भाई बहुत सारी सब्जी फसलों को अपना सकते हैं, उनको उगा सकते हैं, जिनमें मैं बताना चाहूँगा कि पहले पत्तेदार सब्जियां हैं जिसमें पालक है, मेथी है, साग सरसों है, धनिया है और इसके अतिरिक्त और बहुत सारी सब्जियां हैं जो स्थानीय रूप में उगाई जाती हैं जी। उनको उगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है और ये कम समय में तैयार होने वाली फसलें होती हैं। बुआई के तकरीबन 35 दिन बाद किसान भाई उसकी कटाई शुरू कर सकते हैं और उसकी मल्टीपल कटाई लेना संभव है। दूसरा जो समूह है वो है लहसुन का। लहसुन के किसान भाई अभी बिजाई कर सकते हैं। उसकी बहुत ही उत्तम समय अभी 15 अक्टूबर से चालू हो जाएगा। 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में लहसुन की बिजाई हमारे किसान भाई कर सकते हैं, जो तैयार हो जाएगी मार्च में के महीने में अगले वर्ष। और इसी प्रकार से जड़ वाली सब्जी फसलें हैं जिसमें हम बताना चाहेंगे गाजर है। अभी हमारे किसान भाई जो हमारी लाल रंग वाली गाजर है, जैसे पूसा रुधिरा है, काले रंग की गाजर है पूसा असिता, इनकी बिजाई अभी किसान भाई अपने खेतों में कर सकते हैं 10 दिन तक। तो तमाम पत्तेदार सब्जियां हैं यहाँ पर और जड़ वाली सब्जियां भी हैं। लहसुन की भी जैसे हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं हमारे किसान बिजाई कर सकते हैं 15 अक्टूबर से, इसके लिए बिल्कुल सही समय आ जाएगा। तो ये तमाम सब्जियां हैं जिनकी आप यहाँ पर खेती कर सकते हैं। किस तरह से आपको प्रक्रिया अपनानी है इसके बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट है हमारी, आइए उस पर नजर डालते हैं। सर्दियाँ मीठी मीठी ठंड के साथ रंग बिरंगी सब्जियों के लिए भी जानी जाती है। वैसे तो साल भर हमें हर प्रकार की सब्जियां आसानी से मिल जाती है, लेकिन शरद ऋतु में मिलने वाली सब्जियों की बात ही कुछ और होती है। साथ ही इनका बाजार मूल्य भी अच्छा होता है। शरदकालीन सब्जियों में आलू, मेथी, पालक, मटर, मूली, गाजर, गोभी और लहसुन खास होते हैं। ऐसे में किसान अगर कुछ बातों का खास ख्याल रखे तो निश्चित ही लाभ कमा सकते हैं। मटर की बात करें तो मटर ठंड में सबसे महत्वपूर्ण सब्जी मानी जाती है। दोमट मिट्टी मटर की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मटर की फसल के लिए नम और ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी बीज अंकुरण के लिए औसत 22 डिग्री सेल्सियस एवं अच्छी वृद्धि एवं विकास के लिए 10 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। मटर की फसल में अच्छी तरह से पैदावार लेने के लिए 1 एकड़ भूमि में 10 से 15 क्विंटल गोबर की अच्छे तरीके से सड़ी हुई खाद और नीम की खली को खेत में समान रूप से बिखेर कर जुताई के समय मिला देना चाहिए। पालक की बात करें तो बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। वहीं बात आलू की करें तो उत्तर भारत में पाला पड़ना आम बात है। ऐसे में आलू को सही समय पर ना लगाया जाए तो बीजों में अपूर्ण अंकुरण और सड़न का खतरा बन जाता है। इसलिए उत्तर भारत में आलू की बुआई इस प्रकार करें कि आलू दिसंबर के अंत तक पूरा बन जाए। किसान समय से अगेती आलू की उन्नत किस्मों की बुआई करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ये फसल 60 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। आलू की अगेती किस्मों में कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जवाहर की बुआई 10 अक्टूबर तक, जबकि मध्य और पछेती किस्मों में कुफरी बादशाह,
कुफरी सतलज, कुफरी पुखराज और कुफरी लालिमा की बुआई 15 से 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर आलू की बुआई के लिए लगभग 20 से 25 क्विंटल बीज की जरूरत होती है। आलू की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। उचित माप के बीज के लिए कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट, इसके साथ आइए हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है हम शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हमारे साथ इस वक्त योगेंद्र त्यागी जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार, हमारे घर जी नींबू का पेड़ है एक, और मैं जो उसके फूल झड़ जाते हैं जी। डॉक्टर शर्मा। अच्छा, देखिए ऐसा है कि नींबू वर्गीय फलों में जो परागण की समस्या है वो भी कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन अब ये पता करना होगा कि आपने कौन सा नींबू लगाया है, लेमन लगाया है कि लाइम लगाया है। लाइम वो होता है जो छोटे साइज़ का होता है, उसमें कांटे होते हैं, और लेमन जो फल का साइज बड़ा होता है उसमें कांटे नहीं होते, पत्ते बड़े होते हैं। और लाइम में खास करके एक सबसे बड़ी समस्या है उत्तर भारत में कि जो फरवरी मार्च में जो लेट फूल खिलते हैं उनमें मादा समाप्त हो जाती, तो ऐसे फूल जो 15 फरवरी से पहले खिल जाते हैं उनमें फल लगता है, और जो उसके बाद खिलते हैं उनमें नहीं लगता। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ जो फूल खूब खिल रहा है, पौधा पूरी तरह विकसित है, स्वस्थ है, तो उसमें आप दिसंबर के महीने में अगर 30 से 40 ग्राम बोरेक्स अगर डाल दें तो वो निश्चय ही उस पर वो सहायता करेगा कि उसमें फल ज़्यादा लगें। लेकिन 15 फरवरी के बाद जो फूल खिलते हैं उनमें उच्च तापमान होने की वजह से उनमें मादा नहीं होती, और ऐसे फूलों में फल सेट नहीं करता है। दूसरी ये है कि जिस वक्त उसमें फूल खिल रहे हों तो आप उसमें सिंचाई न करें कुछ दिन, जब तक उसमें फूल खिलने, क्योंकि अगर आप पूरी तरह फूल खिले हुए हैं और अगर आप पानी दे देते हैं तो ऐसे केस में भी फूल झड़ जाते हैं। और उसमें बोरेक्स डालें तो निश्चय ही उसमें जो फल है वो लगना आरंभ हो जाए। जी, तो इस तरह से आप अपनी समस्या का समाधान हासिल कर सकते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव से प्रवीण जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आइए जानते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका प्रवीण जी? मैं नींबू लगाया, बरस हुआ है। आपने नींबू लगाया है, क्या समस्या है उसमें? दो पौधे सूख जा रहे हैं। पौधे जो हैं सूख जा रहे हैं जी। डॉक्टर शर्मा, कुछ आप इनसे जानना चाहते हैं? हाँ, देखिए, और पत्तियां ऐसे मुरझा जाती है। मुरझा जाती हैं पत्तियां? पत्तियां मुड़ती हैं या मुरझाती हैं? मुरझा जाती है, और पेड़ सूख गए, 2 पेड़ सूख गए। हाँ, देखिए उसमें निश्चय ही, क्योंकि सारे नींबू वर्गीय फलों में फाइटोप्थोरा गलन एक गंभीर समस्या है। एक तो आप उसमें नमी कम रखें, दूसरा ये है कि मैं एक दवाई आपको बता रहा हूँ रिडोमिल गोल्ड के नाम से, 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसकी जड़ों के आसपास डालें। उसका जो थाला आपने बना रखा है उसमें आप डालें, कम से कम 8 से 10 लीटर सॉल्यूशन आप उसमें बनाएं अगर पौधा पूरी तरह विकसित है जी। तो वो जो फाइटोप्थोरा गलन की जो समस्या है निश्चय ही वो पौधे उसमें सक्सेस हो जाएंगे। और जो नई पौधरोपण आप करते हैं तो गड्ढा खोदने के बाद आप अपने गड्ढे को भी अगर उपचारित कर लेंगे इस दवाई से तो निश्चय ही इस बीमारी का प्रभावी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप 10 से 15 लीटर सॉल्यूशन एक पौधे में, उसका पानी बाहर ना बहे, पहले उसका थाला पूरी तरह बना लें और उसकी जड़ में 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से इस दवाई का घोल बनाकर उसकी जड़ में डाल दें तो ये समस्या आपकी निश्चय ही इसका हल निकल आएगा। जी बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से राजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, क्या है उनका सवाल, आइए जाने। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं नींबू की खेती के विषय में जानकारी चाहता हूँ जी। किस प्रकार शुरुआत किया जा सकता है? जी, आप किसके नींबू के बारे में जानना चाहते हैं या फिर और भी किसी फल के बारे में?
नींबू के बारे में ही जानना चाहते हैं। देखिए, नींबू वर्गीय फलों में जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया कि इसमें काफ़ी सारी स्पीसीज हैं, बहुत सारे फल स्पीसीज हैं जिनको आप लगा सकते हैं उस क्षेत्र में। जैसे एक कागजी नींबू होता है जिसमें जो कांटे वाला होता है, आप उसको लगा सकते हैं। हमारे संस्थान से 2 बहुत अच्छी प्रजातियां निकली हैं, पूसा उदित और पूसा अभिनव। वो उनके पौधे आप हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं जी। और इसके अलावा आप वहाँ मीठी नारंगी भी लगा सकते हैं। 2 प्रजातियां हमारे संस्थान ने विकसित की हैं, जो हमारी पूसा शरद और पूसा राउंड, जो बहुत अच्छी प्रजातियां हैं और इस वक्त वो तोड़ाई के लिए तैयार हैं। आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त गर्मी अच्छी है और जूस की डिमांड भी ठीक है, तो अगर आप उन प्रजातियों को लगाते हैं तो वो जूस के लिए बहुत अच्छी प्रजातियां हैं। इसके अलावा एक बीज रहित एक पोमेलो हमारे संस्थान ने विकसित किया है, पूसा अरुण, आप उसको भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट जो है, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें 2 प्रजातियां हमारे संस्थान ने उनकी रिकमेंडेशन की हुई है, जिसमें मार्स सीडलेस और रेड ब्लश, दोनों ही बीज रहित हैं, तो इनको भी आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं नींबू वर्गीय फलों में, तो आप जो भी लगाना चाहें, और अगर आप सारे लगाना चाहते हैं तो सारे भी मिक्स एक बाग लगा सकते हैं, ताकि आपको 8-9 महीने तक नियमित आय मिलती रहे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, जैसा मैंने आपको कहा कि जैसा कोरोना काल रहा है, विटामिन सी की बहुत अधिक डिमांड भी रही है, तो अगर आप इनको लगाते हैं तो निश्चय ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। तो किस तरह से आपको यहाँ पर तैयारियां करनी है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, और ऐसी ही जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं नींबू वर्गीय फलों की व्यावसायिक खेती और साथ ही शरदकालीन सब्जियों की खेती के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है, जल्दी से आप अपना फोन उठाइए। जैसे ही आपका कॉल यहाँ पर कनेक्ट होगा, हम आपके सवाल सुनेंगे, उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं हमारे टोल फ्री नंबर, इन्हीं पर आपको कॉल करना है। इसी के साथ आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शर्मा का ही रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, अभी आपने एक कॉलर को बताया कि किस तरह से हमारे जो किसान हैं वो नींबू की अगर खेती करना चाहते हैं और उसकी अगर नींबू वर्गीय फलों की अलग अलग हम यहाँ पर फसलों की बात करें तो उनका चुनाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सही समय क्या रहता है इसकी तैयारियां करने का? देखिए, जितने भी सदाबहार फल हैं, अगर हम तमिलनाडु को छोड़ दें तो ज़्यादातर का जो रोपण है वो जुलाई और अगस्त का महीना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि नींबू वर्गीय जो भी जितने भी फल हैं, ये नमक के प्रति बहुत ही ससेप्टेबल हैं जी, जो इसको बर्दाश्त नहीं करते। अगर आपकी मिट्टी में है, मिट्टी में अगर लमड़ता है तो हम उसको कुछ हद तक परिवर्तित कर सकते हैं कि उसमें जो गड्ढा आप भर रहे हैं उसमें गोबर की खाद की मात्रा ज़्यादा कर दें या कोई भी कार्बनिक खाद की मात्रा ज़्यादा लगा दें। मिट्टी को हम चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पानी में लमड़ता है तो ये बहुत मुश्किल है। तो उसकी लमड़ता जो है 1 डेसीसीमेन से कम ही रहे, ऐसी मृदा का आप चुनाव करें, ये सबसे आवश्यक बात है। और जो लगाने का जो सही समय है उसकी तैयारी आप जून से करें। और जून में आप सारे गड्ढे जो है कम से कम 1 मीटर और गहरा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा खोद के उसको 10-15 दिन के लिए अगर आप धूप में खोल देंगे तो जो उसकी अंदर की मिट्टी है वो सूरज की गर्मी से ठीक हो जाएगी। अगर उसमें कोई बीमारी है, कोई किसी कीट के अंडे हैं तो वो स्वाभाविक तरीके से कंट्रोल हो जाएंगे। तो इसकी तैयारी किस तरह से तैयारी करनी है, जून में ही करनी है, क्या तैयारी और करनी है आपसे जानेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर
जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारा ये सर सवाल, बैंगन लगे पेड़ सूख रहे हैं। बैंगन लगा हुआ है लेकिन पेड़ जो है सूख रहे हैं। हाँ जी जी, फल नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर तोमर, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे किसान भाई को? जी, ये कह रहे हैं बैंगन लगाए हुए हैं, फल नहीं लग रहा है, बल्कि इनके जो पौधे हैं वो सूख रहे हैं। हाँ जी, देखिए बैंगन में ये जो लक्षण हमारे किसान भाई ने बताए, ये लक्षण है फ्यूजेरियम विल्ट के, उखटा रोग के। जी, इसमें क्या होता है, पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है और पत्तियां गिरा देता है। जी हाँ जी, और उसके कोई फलन नहीं होता है। तो एक तो इसका अभी वर्तमान में उपाय ये है कि अगर खेत में कम पौधे इस बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको निकाल दें और निकाल करके उनको दूसरी जगह गहराई में नष्ट कर दें। जी। तीसरा है, एक उनको आवश्यक है कि अपने खेत में पौधों के जड़ क्षेत्र में जहाँ इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन फाविस्टिन का या ब्लाइटॉक्स 50 का 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके उनको ड्रेंचिंग कर दें। और ड्रेंचिंग करने से इस बीमारी के फैलाव का कम हो जाएगा। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी कि पानी आप क्यारीवार पानी दें। ऐसा करें कि एक बार पानी आपने खेत में खोल दिया और निरंतर वो पूरे खेत में फैलता रहे। इससे बीमारी का फैलाव होता है, क्योंकि ये जो लक्षण आपने हमारे किसान भाई ने बताए, निश्चित रूप से ये उकटा रोग के प्रकोप के लक्षण हैं। तो ये सावधानी रखें तो इसमें इस बीमारी के आगे फैलाव को रोक सकते हैं और इसके नियंत्रण को कर सकते हैं। जी, तो आपको बैंगन की फसल की देखभाल किस तरह से करनी है, इस बीमारी से बचाव क्या करना है, और अगर लग गई है तो किस तरह के आपको कदम उठाने हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर तोमर, आपका ही रुख करना चाहेंगे। आपने कहा कि पत्तेदार सब्जियों की यहाँ पर खेती कर सकते हैं हमारे किसान, तो पालक है, धनिया है, मेथी है, इन तमाम फसलों का चयन कर सकते हैं, लेकिन सही समय क्या रहता है, किस तरह की तैयारियां करने की जरूरत होती है हमारे किसानों को? देखिए, जो अगर हम पत्तेदार सब्जियों की बात करते हैं तो इसमें पहले बुआई करने से पहले हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि अपने खेत की प्लेवा करें, और प्लेवा करके जैसे ही वो जुताई के लिए तैयार हो जाए उसको जुताई करके रोटावेटर से 2 बार, ये कल्टीवेटर से 2 बार जुताई करके फिर 1 बार रोटावेटर चला दें। जी। और अंतिम रोटावेटर के चलाने से पहले जो आवश्यक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या सल्फर की जो आपूर्ति किसान भाई अपनी फसल को करना चाहते हैं, उसके लिए मात्रा को नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास, सल्फर की पूरी मात्रा दे करके फिर रोटावेटर चला करके खेत में क्यारियों का निर्माण करें और पंक्तियों में इनकी बिजाई करें। अक्सर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, मेथी, पालक, धनिया, इनकी खेती वो जो है छिटकवा विधि से और समतल क्यारियों में या उथली क्यारियों में छिड़काव करके करते हैं। इससे उनको निश्चित रूप से बीज की मात्रा अधिक लगती है, परंतु साथ ही साथ उनको एक इसका फायदा भी मिलता है कि जब आप ज्यादा बीज की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे उगने के बाद खेत को ढक लेते हैं और खरपतवारों को नहीं उगने देते हैं। जी। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अगर किसान भाई अपनाएं, उसमें बीज की मात्रा कम लगेगी और लाइनों में उसकी बिजाई करें। अगर हम बात करें पालक की, तो पालक लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर पे पौधे से पौधा दूरी रखना संभव नहीं है। जी डॉक्टर तोमर, हम फसलवार बिजाई की प्रक्रिया के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ सोनू जी फोन लाइन पर है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, हमें संतरे की जो वैरायटी जी मैम। हेलो जी जी, अपना सवाल पूछिए। संतरे के बारे में क्या जानना चाहते हैं? हमें संतरे की वैरायटी मतलब लगानी है, कौन सी लगानी चाहिए मैम? जी, शाजापुर मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं डॉक्टर शर्मा। देखिए, संतरे की जहाँ तक प्रजाति है
उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि संतरा हमारे यहाँ संतरा जो ग्रो होता है वो बहुत विशिष्ट प्रकार की जलवायु में ही हो सकता है। तो आपके मध्य प्रदेश में जो भी क्षेत्र जो महाराष्ट्र से लगते हैं वहाँ पर वही नागपुर संतरा, जो हमारा CCRI नागपुर में जो हमारा रिसर्च केंद्र है, आप उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, वहाँ से आपको पौधे मिल जाएंगे। और संतरे की में ज़्यादा वैरायटी भारत में नहीं है, या तो कुर्ग मैंड्रिन जो कर्नाटका में लगाते हैं, या नागपुर संतरा है, या फिर सिक्किम या दार्जिलिंग मैंड्रिन है। तो बेहतर है कि आप जो CCRI हमारा नागपुर केंद्र है वहाँ से आप पौध ले सकते हैं नागपुर संतरे की, और अपने स्थान पर लगा सकते हैं जी। और ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि इसकी जलवायु बहुत विशिष्ट है। मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पे इसकी खेती बहुत अच्छी तरह की जा रही है जी। तो क्या आपको करना है सोनू जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसी के साथ फिर से रुक करते डॉक्टर तोमर का। डॉक्टर तोमर हमें यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि पालक की किस तरह से बिजाई कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी कारण की वजह से यहाँ पर हमारे साथ उनका संपर्क फिर से जुड़ गया है। आइए फिर से बात कर लेते हैं। डॉक्टर तोमर, क्या कहना चाहेंगे आप? पालक की बिजाई की प्रक्रिया के बारे में आप जानकारी दे रहे थे। तो हम बताना चाहेंगे कि पालक को पंक्तियों में बुआई करें और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और 1 एकड़ के अंदर तकरीबन 8 से 10 किलोग्राम बीज का इस्तेमाल करें। इसी प्रकार से मेथी में अगर हमारे किसान भाई कसूरी मेथी लगाना चाहते हैं या पूसा अर्ली बंचिंग लगाना चाहते हैं, ये 2 ही किस्में हैं जो हमारे, या हिसार सोनाली भी एक किस्म है। इन तकरीबन 12 से 15 किलोग्राम बीज 1 एकड़ में इस्तेमाल करेंगे और कसूरी मेथी में 4 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा जी। और इसको भी हमारे किसान भाई पंक्तियों में बिजाई करेंगे जी। तो पंक्तियों में बिजाई करना यहाँ पर सही रहता है, बिल्कुल। इसके बारे में और जानेंगे, लेकिन एक कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ, प्रमोद कुमार जी। आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार जी। प्रमोद जी, अपना सवाल पूछिए। जी, हमारा कहना है कि आजकल जो है खेती का प्रयुक्त समय है गोभी खेती का। गोभी लगाना चाहते हैं कि इस समय लगा सकते हैं या फिर नहीं? डॉक्टर तोमर क्या कहेंगे आप? मैं ये कौन सा किस्म लगाना चाहेंगे? कौन सा किस्म लगा सकते हैं? फूल गोभी लगाना चाहते हैं। गोभी में बहुत सारी फसलें हैं, जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, ब्रोकली है, ब्रसल्स स्प्राउट है। तो प्रमोद जी बताएं, कौन सी वाली गोभी लगाना चाहते हैं आप? फूल गोभी, पत्ता गोभी? फूल गोभी लगाना चाहते हैं जी। फूल गोभी लगाना चाहते हैं तो अभी समय है, जो हमारी स्नोबॉल किस्में हैं जो जनवरी के मध्य में कटाई के लिए तैयार हो जाएंगी, उनकी पौधशाला में बिजाई करने का समय है जी। इसमें आप हमारी KT25, स्नोबॉल K1 या पूसा संकर हाइब्रिड 1 ये किस्में हैं, या इनके समकक्ष और किसी भी संस्थान की या किस्में आपको जो पसंद हो, आप उनको बिजाई के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। और 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आपको पर्याप्त रहेगा। बीज को बुआई से पहले, पौधशाला में बुआई करने से पहले आपको उपचारित करने की आवश्यकता होगी जी। उपचार करने के लिए आप 2.5 ग्राम बाविस्टिन या 2 ग्राम कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज के दर से मिला करके उपचारित करें और पौधशाला में पंक्तियों में बिजाई करें। और फूल गोभी की अभी जो पौध है वो 25 से 30 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। जैसे पौध 4 पत्तों की हो जाए तब आप उसमें खेत में की तैयारी करके उसमें पंक्तियों में बिजाई कर सकते हैं। और सब्जियों के अंदर मैं एक बात अपने सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, हमेशा क्यारियों का जो निर्माण है वो बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए, छोटी क्यारी करनी चाहिए, खेत समतल होना चाहिए और खरपतवार रहित होने चाहिए। और पर्याप्त मात्रा में, गोभी एक ऐसी फसल है जिसको काफी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और 2 सूक्ष्म तत्वों के बारे में भी बताना चाहूंगा, जिंक और बोरोन। अक्सर इनकी मांग गोभी में रहती है। तो अपनी मृदा की जांच करा लें। अगर मृदा की जांच के आधार पे ये पता चल जाए कि आपकी कितनी मात्रा है, उसी हिसाब से हम सिफारिश करते हैं कि आप 80 किलोग्राम से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम सल्फर या 4 किलोग्राम बोरॉन बोरेक्स पाउडर के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से हमारे किसान भाई इस्तेमाल में
जी, तो फूल गोभी आप अभी लगा सकते हैं, कौन सी किस्म लगानी है, किस तरह से आपको प्रबंधन कार्य करने हैं, ये सभी बातें हमारे विशेषज्ञ ने अभी आपको बता दी हैं। बढ़ते हैं आगे। अमेठी उत्तर प्रदेश से BS त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमें नींबू के विषय में बात करनी है। जी, नींबू के विषय में क्या जानना चाहते हैं आप? नींबू में हमारा नींबू फला हुआ है पूरी तरह से जी, इसमें खाद प्रबंधन कब करना है जिससे आगे फलत अच्छी मिलते रहे? जी डॉक्टर शर्मा। ठीक है। नाम DS त्रिपाठी, हमारा BS त्रिपाठी नहीं है जी। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी ऐसा है कि अभी जब दिसंबर का महीना जब आएगा तो एक तो आप इसमें ये ध्यान रखें कि जितनी भी आपकी मरी हुई शाखाएं हैं छोटी, पहले उनको आप प्रून कर दें, उनकी कटाई छटाई कर दें। हरी शाखा नहीं काटनी। अगर कोई शाखा बहुत जमीन को नीचे टच कर रही है उन्हीं शाखाओं को थोड़ा सा प्रून कर दें। और जितनी भी मरी, क्योंकि जो कैंकर है, कैंकर का प्रकोप उत्तर भारत में काफ़ी रहता है, तो जो कई बार जो पतली पतली शाखाएं होती हैं वो मर जाती हैं। तो पहले आप उनकी छटाई करके और फिर दिसंबर के महीने में 25 से 30 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद आप अपने पौधे में मिला दें और तने से थोड़ा दूर रखें उसको। तो जो खाद आपकी है, एक तो पूरी तरह सड़ी हुई होनी चाहिए, दूसरा तने से थोड़ा सा दूर रख के हल्की हल्की सी गुड़ाई करें और उसको मिला दें। और मार्च के बाद 15 मार्च के बाद उसमें 600 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम फास्फोरस और 400 ग्राम पोटास, इस दर से फर्टिलाइजर को आपस में मिक्स करके और उसके जो थाला है उसमें आप छिड़क दें और उसमें पानी दे दें। ध्यान रहे कि 15 मार्च के बाद अगर जो है, क्योंकि गर्मी हल्की सी बढ़ने लगती है तो नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही आप अपनी खाद जो फर्टिलाइजर आप डालेंगे उसको तुरंत बाद उसी दिन आप उसमें पानी लगा दें। तो ये इसका शेड्यूल है। और बेहतर है कि अगर आप नाइट्रोजन को और अगस्त के बाद ले जा सकते हैं थोड़ी मात्रा, तो और अच्छा रहेगा। जी, तो किस तरह से आपको खाद का प्रबंधन करना है इसके बारे में भी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। तो नींबू वर्गीय फलों की खेती और साथ ही साथ शरदकालीन सब्जियों की खेती के बारे में आपको जानना चाहते हैं तो हमें फोन कीजिए, आपके सवाल हम जरूर कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हम जल्द ही लौट रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर नींबू वर्गीय फलों की खेती और साथ ही शरदकालीन सब्जियों की खेती के बारे में। कोई सवाल है आपके मन में, आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित सिंह जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? अमृत सिंह बोल रहा हूँ, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश से। जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम, लहसुन के बारे में जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ लहसुन में ऐसे कीट लगते हैं कि वो खत्म ही हो जाती पूरी फसल। उसमें हम इमिडाक्लोरप्रिड, थायोमेथोक्सम, प्रोपेनोफास इनका उपयोग करते हैं, फिर भी बच नहीं पाती। इल्लियां तक उसमें लहसुन में आ जाती हैं। तो इसके लिए किसान को क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर तोमर, क्या सलाह रहेगी आपकी? आपने लहसुन या प्याज में प्रमुख रूप से 2 प्रकार के कीड़ों का नुकसान सबसे अधिक होता है। या तो होते हैं एफिड, या होता है ऑनियन का मैगेट, या कभी कभी दूसरी फसलों की जो इल्लियां हैं उनके आक्रमण भी इस पे हो जाते हैं। और जैसा हमारे किसान भाई ने बताया कि तो इसका मतलब ये है कि आपकी जमीन के अंदर या तो व्हाइट गर्ब्स हैं, रात्रि को निकलते हैं और पत्ती खा जाते हैं। दूसरा, या कोई आपके आसपास में ऐसी फसल लगती है जिसपे ऐसे कीड़ों का प्रकोप होता है जिसकी इल्लियां दूसरे फसलों का भी नुकसान करती हैं। अन्यथा लहसुन में, प्याज में जो मैंने 2 प्रमुख कीड़े बताए हैं, थ्रिप्स और थ्रिप्स के साथ साथ ऑनियन मैगेट, ये लगते हैं ज्यादातर। और इनके प्रबंध के लिए मैं बताना चाहूंगा, हमारे किसान भाई तो काफी अनुभवी लगते हैं क्योंकि उन्होंने जो अनुभव साझा किया है उसे प्रतीत हो रहा है जी। आप लहसुन को लगाने से पहले, जैसे भी लगाने का समय है, आप उसको उपचारित करिए। एक इंसेक्टिसाइड आता है गाउचू, गाउचू से आप उपचारित करिए, जिसके अंदर एक तो कॉन्फिडोर होता है और एक दूसरा इंसेक्टिसाइड होता है जी। आप उपचारित करेंगे तो इसके जो कलिकाएं हैं उनके छिलकों में, या जो हमारे सलकंद होते हैं उनके छिलकों में ये जो थ्रिप्स हैं या इस प्रकार के कीड़े छुपके रहते हैं। जब आप उसको उपचारित करते हैं, उसको जो है उपचारित करने के बाद छाया में सुखा लें और अगले दिन फिर फफूंदनाशी से जो 2 फफूंदनाशियों के एक कॉम्बिनेशन में आता है जिसमें आइथेनम 45 होता है और बाविस्टिन होता है जी। इन दोनों से उपचारित करके इंसेक्टिसाइड से, फंजीसाइड से करना है, फंजीसाइड से करने के बाद फिर इंसेक्टिसाइड से करना है जी। और उसके बाद उसको जो है सुखा करके तब बुआई करना है। इसमें एक बात और ध्यान रखने की है, अगर व्हाइट गर्भ का प्रकोप है जिसकी संभावना मुझे ज्यादा लग रही है, उसके लिए हमारे किसान भाई प्लेवा करते समय अगर ये जो हमारा जमीन में छुपे हुए कीड़े हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि आप पानी के अंदर घोल करके जो दीमक की दवाई है क्लोरोपाइरोफॉस जी, इसका, या डर्सबन के ब्रांड के नाम की ब्रांड से भी आती है 20 EC की, इसको आप पानी में घोल करके 1.5 से 2 लीटर प्रति एकड़ के दर से लगा दें ताकि इन व्हाइट गर्भ के प्रकोप को कम किया जा सके जी। और उसके बाद खेत की कंडीशन आने पे जुताई करके बढ़िया खेत को तैयार करके, या अगर आप इन कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हमारे किसान भाई नीम की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खेत के आसपास सफाई बनाए रखें। इस प्रकार की फसलें, विशेषकर जो गोभी वर्गीय फसलें हैं या सरसों वाली फसलें हैं जिनमें कैटरपिलर का प्रकोप होता है जी। और दूसरे कीड़ों का प्रकोप होता है, उनको आसपास में नजर रखें कि दूसरा किसान इनको की खेती तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके कीड़े भी आपकी फसल में प्रकोप कर सकते हैं जी। तो इस तरह से आपको तैयारियां यहाँ पर करनी है, सावधानियां बरतनी है। अमृत जी, बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर मध्य प्रदेश से राहुल जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी मैडम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल ये है, मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से बात कर रहा हूँ जी। मैडम, हमने पहले भी 400 संतरे के पेड़ लगाए थे जी।
जिसमें से 300 पेड़ सूख गए मैडम। हाँ, तो आप मेरे को 2 नींबू वर्गी और 2 संतरे वर्गी की अच्छी वैरायटी के बारे में बता दीजिए, जो कहाँ से मिल जाएगी। जी डॉक्टर शर्मा क्या कहेंगे? देखिए, संतरे वर्गी नहीं, संतरे की एक ही प्रजाति है जो मध्य प्रदेश में उगती है, वो है नागपुर संतरा। जी, जो आप कह रहे हैं कि आपने पहले से लगा रखा है। इसके अलावा अगर आप और दूसरे फल नींबू वर्गी लगाना चाहते हैं तो उसमें हमारे संस्थान की 2 बहुत अच्छी प्रजातियां हैं, मीठी नारंगी की, मौसमी की, पूषा शरद और पूषा राउंड। वो आप हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप पहले जो है बुकिंग करा दीजिएगा पौधों की। तो आप ये दोनों प्रजातियां लगा सकते हैं। और अगर नींबू लगाना चाहते हैं, खास करके कागजी नींबू, तो उसकी भी 2 प्रजातियां हैं, पूषा उदित और पूषा अभिनव। वो दोनों ही प्रजातियां आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। या इसके अलावा जो है कागजी नींबू की दूसरी प्रजातियां अगर आपको लगानी है तो आप CCRI जो हमारा नागपुर सेंटर है, आप उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जहाँ से आप उनकी भी कुछ नींबू की प्रजातियां हैं कि अगर वो स्थान आपके यहाँ से ज़्यादा नज़दीक है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इन प्रजातियों को आप लगाएं। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हमारी मीठी नारंगी की प्रजातियाँ जरूर लगाएं, क्योंकि वो उनमें जूस की मात्रा बहुत ज़्यादा है और वो बहुत जल्दी पकते। जी, तो क्या करना है राहुल जी? आपको कौन सी प्रजातियों का चयन करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ सुशील जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा जो सवाल है कि अरकल मटर बहना है। आप मटर लगाना चाहते हैं? हाँ, सब्जी वाली, मतलब दमारा लगा है उसमें। जी, तो आप इसके कौन सी प्रजाति लगा सकते हैं, ये जानना चाहते हैं? हाँ जी, डॉक्टर तोमर मटर लगाना चाहते हैं। हमारे किसान भाई ललितपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। कौन सी प्रजाति की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, अभी हम आज 13 अक्टूबर का समय है और ये समय है मटर की अगेती किस्मों की बुआई की, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि 2 किस्में तो हमारे संस्थान की हैं। एक तो अरकल और सुधरी हुई किस्म है पूषा प्रगति। तीसरी किस्म है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, उनकी पंत सब्जी मटर 3। और चौथी किस्म है पूषा पंजाब 89। ये 4 किस्में हैं जिनको किसान भाई चुन सकता है। इनका बीज राष्ट्रीय बीज निगम से या पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से या अन्य किसी भी संस्थान से अपने निकटतम जगह से इनका प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसान भाई करना चाहता है 25 अक्टूबर के बाद बिजाई, 25 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में हमारी मध्यकालीन किस्में हैं, जिसमें बोनविला है, लिंकन है और P89 भी लगाई जा सकती है, पूषा प्रबल लगाई जा सकती है। इन किस्मों की बिजाई हमारा किसान भाई कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा जो अगेती किस्में हैं उनमें बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो कालीन किस्में हैं उनके लिए 35 किलोग्राम 32 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करने की हम सिफारिश करते हैं। और मटर एक दलहनी फसल है, इसके बेहतर वृद्धि और प्रदर्शन के लिए आवश्यक है कि किसान भाई राइजोबियम का टीका अवश्य लगाएं। और राइजोबियम का टीका लगाने के लिए एक पैकेट होता है जो 50 रुपये में मिल जाता है, और उसको घोल बना करके गुड़ के 2 लीटर पानी ले लें, उसमें 100 ग्राम गुड़ डाल लें, उसको घोल करके उबाल के ठंडा कर लें और उसमें फिर कल्चर को मिला करके बीजों को उसका लेप कर दें। और इसके करने के बाद इसकी बिजाई अपने खेतों में करें। और बिजाई करने से पहले ये सुनिश्चित करें किसान भाई कि उसमें नमी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ललितपुर, झांसी, हमीरपुर का जो एरिया है ये मटर की खेती के लिए बहुत व्यापक रूप से इस्तेमाल में आता है। और यहाँ पानी की कमी होती है। पानी की कमी के कारण अगर खेत में नमी है तो जमाव कम होगा और इससे किसान के खेत में पौधों की संख्या कम होगी। इसलिए बुआई से पहले सिंचाई करना आवश्यक है, बीज उपचार करना आवश्यक है। और आवश्यक ये भी है कि आप फसल चक्र जरूर अपनाएं। जिस खेत में आप पिछले कई सालों से मटर लगा रहे हैं उस खेत में मटर ना लगाएं, अगली बार उसमें दूसरी फसल लगाएं, ताकि उसके अंदर जो अगेती मटर में एक समस्या आती है उकटा रोग की, उस बचना है तो उसके लिए फसल चक्र अपनाना है, बीज उपचार करना है और ये 2 प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है। और नमी की मात्रा
बुआई के समय पर्याप्त होनी चाहिए, पर्याप्त बनाए रखें। जी बिल्कुल, तो ये तमाम बातें हैं जो मटर की खेती आप अगर कर रहे हैं तो इनको आपको ध्यान में जरूर रखना है। बढ़ते हैं आगे, जगदीश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मेवात से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। जगदीश जी देवास से आप बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है, हम मेथी डालते हैं तो मेथी सूख जाती है हमारी। मेथी जब आप लगाते हैं तो वो सूख जाती है। जी डॉक्टर तोमर, क्या कहेंगे आप हमारे किसान भाई को? ये जो समस्या किसान भाई ने बताई, देवास में क्या होता है कि मेथी की तीन प्रकार की मैं मेथी बताना चाहूंगा होती है। एक तो सब्जी वाली मेथी, जिसमें पूसा अर्ली बंचिंग या हिसार सोनाली या पूसा कसूरी मेथी, ये प्रमुख रूप से उगाई जाती है जी। और दूसरी जो इसमें होती है वो होती है दाने वाली मेथी, जिसका दाना मोटा होता है और उसमें फुटाव कम होता है, उसकी फलियां लंबी होती है, दाना भी मोटा होता है, उसकी खेती होती है। तीसरी होती है चारे वाली मेथी, जो किसान भाई चारे के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। अगर आप सब्जी की किस्मों में पूसा अर्ली बंचिंग को लगाना चाहते हैं तो आप मध्य नवंबर तक इसकी बिजाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बिजाई करते हैं तो उसमें सीधे फ्लावरिंग हो जाएगी। या कई बार ये भी होता है, अगर हमारे किसान भाई बहुत जल्दी सितंबर के अंत में मेथी की बिजाई कर देते हैं, तापक्रम या वातावरणीय परिस्थितियां उसमें पुष्पन के अनुकूल होती हैं, तो बढ़वार ना होने के कम होती है और एकदम से फ्लावरिंग आ जाती है, इससे उपज में कमी आती है। तो बुआई के समय को सही प्रकार से आपको चुनना है। अभी जैसे 15 अक्टूबर का समय है, आप आंख नीच करके आप पूसा अर्ली बंचिंग की बिजाई कर दीजिएगा। इसमें फ्लावरिंग नहीं होगा, फ्लावरिंग में आएगा जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले सप्ताह में इसमें पुष्पन होगा। जी बिल्कुल, तो इस तरह से आप यहाँ पर मेथी की खेती कर सकते हैं और अपनी फसल का बचाव भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपके सवालों के जवाब आगे तक पहुंचाएंगे आप तक। हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। हमारी लगातार चर्चा जारी है नींबू वर्गीय फलों और शरदकालीन सब्जियों की खेती पर। आपके पास कोई सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। इसी के साथ आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर शर्मा का यहाँ पर रुख करते हैं। डॉक्टर शर्मा, खाद प्रबंधन के बारे में भी आपने जिक्र किया यहाँ पर। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि पानी का प्रबंधन कितना जरूरी है नींबू वर्गीय फलों में? देखिए, पानी
का बहुत ज़्यादा महत्व है, खास करके नींबू वर्गीय फलों में, क्योंकि नींबू वर्गीय फल उगाए जाते हैं रस के लिए जी। अगर पानी की कमी होती है तो रस की मात्रा कम हो जाएगी और फलों की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और वो किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि नींबू वर्गीय फलों में जल प्रबंधन बहुत उचित तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा नमी भी नुकसानदायक है। जो सिंचाई करने का जो तरीका है वो ये है कि कभी भी आप पेड़ की लाइन में सिंचाई ना करें, क्योंकि अगर पेड़ की लाइन में आप सिंचाई करते हैं तो इसमें मृदा जनित रोग जो फाइटोप्थोरा गलन पैदा करता है, तो अगर पहले पौधे में अगर वो रोग लगा हुआ तो वो आखिरी तक चला जाता है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि 2 लाइनों के बीच में एक नाली बनाते हैं और फिर हर पौधे में व्यक्तिगत तौर पर हम पानी देते हैं। दूसरी बात बहुत आवश्यक ये है कि पानी लगाते वक्त कभी भी पानी जो है तने को टच ना करे। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें कि तने से पानी थोड़ा दूर रहे, क्योंकि तने को पानी देने का कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वहाँ पे आपकी बीमारी लग सकती है। और जी इसके साथ साथ जो पानी है बहुत ज़्यादा ना हो, जो पौधे जो आवश्यकता है पौधों की, जैसे गर्मियों के दिनों की हम बात करें कि अगर आप कुंड विधि से सिंचाई कर रहे हैं तो हफ्ते में कम से कम 1 सिंचाई बहुत आवश्यक है, ये इतनी होनी चाहिए। और फल की तोड़ाई तक 8-10 दिन पहले तक उसमें सिंचाई आप करते रहें, क्योंकि अगर उसमें पानी की कमी हो जाएगी तो जो पत्तियां हैं वो पानी उड़ाती हैं, अगर उनको आप पानी नहीं देंगे तो जो फल से रस को ले लेंगी और उसको उड़ा देंगी, तो इससे फल में रस की मात्रा कम हो जाएगी, उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। जी, तो मैं ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो हमारी आधुनिक पद्धतियां हैं, जैसे टपक सिंचाई है, बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा विधि है, ये कितनी कारगर हैं इन फलों की खेती में? बेहतर है कि इसमें जो टपक सिंचाई है वो ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि अगर आप ऊपर से पानी उसमें देते हैं तो तने को बार बार भीगने से हो सकता है कि उसमें कोई बीमारी आ जाए या लाइकेन की ग्रोथ हो जाती है। तो अगर आप टपक सिंचाई इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तो जितनी मात्रा में पानी चाहिए उतनी मात्रा में ही मिलेगा, ना ज्यादा रहेगा ना कम रहेगा। 40 से 45 लीटर पानी अगर आप पौधे को गर्मियों में देते हैं तो वो पर्याप्त होगा। जी, तो आपके लिए देखिए सिंचाई प्रबंधन यहाँ पर बहुत जरूरी है। आधुनिक जो पद्धति है टपक सिंचाई, उसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। बुलंदशहर से इस वक्त हर्ष जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 हर्ष जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है और उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कोई बात नहीं हर्ष जी, आप दोबारा यहां पर कोशिश कीजिए कॉल करने की। जैसे ही कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल सुनेंगे और जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं सौरभ जी, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो सौरभ जी, हेलो हेलो। देखिए यही होता है जब नेटवर्क एरिया में आकर कॉल नहीं करते हैं तो आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती और आप हमारी आवाज नहीं सुन पाते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी आप कॉल कर रहे हैं तो नेटवर्क एरिया में आकर ही हमें कॉल कीजिए। इसी के साथ आइए, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में यहाँ पर सभी से विदा लेने का। हमारे पहुंचाए हैं उनके लिए धन्यवाद देना तो बनता ही है। डॉक्टर तोमर का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर तोमर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने अहम जानकारियां हम तक पहुंचाई हैं, हमारे किसानों को बताया है शरदकालीन सब्जियों की खेती वो बेहतर तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, सब्जियों में प्रबंधन कार्य किस तरह से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। और साथ ही डॉक्टर शर्मा भी मौजूद हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, किस तरह से वो नींबू वर्गीय फलों की खेती को अपना सकते हैं, उसे अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो आपने जान लिया कि किस तरह से आप नींबू वर्गीय फलों की जो व्यवसायिक खेती है वो कर सकते हैं, और साथ ही शरदकालीन सब्जियां कौन कौन सी हैं जिसका आप चयन कर सकते हैं खेती करने के लिए अब आगे आने वाले समय में। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आएंगे, आइए आपको जानकारी देते हैं। अगले कार्यक्रम में बात होगी बदलते मौसम में पशुओं के रखरखाव की, और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं
वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन के बारे में। तो अहम विषय है पशुपालन के क्षेत्र से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है, बेझिझक आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पहले ही हम तक पहुंचा सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान और वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही बता दें आपको डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-113060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें कार्यक्रम में हम जरूर शामिल करेंगे। एक विशेष जानकारी आपको दे दें, हमारा ये कार्यक्रम हेलो किसान आप हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे स्कैन कीजिए, किसी भी समय देख सकते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम हेलो किसान और खेती किसानी से संबंधित अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। विज्ञान ने बदली किसानों की तस्वीर। देश के युवा वैज्ञानिकों के अनुसंधान से मिल रही है किसानों को नए नए तकनीकें। नए आविष्कारों से खेती हुई आसान। बदल रही है भारत के किसानों की तकदीर और उनकी तस्वीर। सरकार भी दे रही किसानों का साथ। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के ऑफिस के सहयोग से इफ्को और डीडी किसान ले आ रहे हैं आपको एक नया कार्यक्रम, नया भारत के नया किसान। देखिए नए भारत का नया किसान 16 अक्टूबर से हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अनाज, दालें या सब्जियों का हाल, भाव हो मसालों का या तिलहनों की चाल, कब बेचने हैं फल, जानकार सुझाएंगे सब बातों का हल। हर फसल पे नजर, हर मंडी की खबर। देखिए मंडी खबर 18 अक्टूबर से सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। देखिए कृषि विशेष मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मिट्टी उगले सोना। शहर में जरूर रहता हूँ मगर, लेकिन इस जमीन के साथ रिश्ता नहीं टूटा है मेरा। आपकी ये बहन हमेशा आपकी ताकत बनेगी। मैंने प्यार हो गया, इजहार हो गया। इन दो परिवारों की दुश्मनी में हमारा प्यार कैसे जिंदा रह सकता है? एक को काटो, खून दूसरे का बहेगा। जो आज खुशियाँ मना रहे हैं, कल मातम मनाने के काबिल भी न रहे।
लाडो हमारे घर की बहू नहीं, बेटी बन के रहेगी। लाडो के जाने से हमारे घर में जो खालीपन हो जाएगा, उसे भरने के लिए आपसे आपके सरगुन मांगती हूँ। क्या? राखी और सिंदूर, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब चुपके से आता है बुढ़ापा, तब मजबूत कंधे भी झूल जाते हैं। वृद्धावस्था में आयुर्वेद की भूमिका, ताकि मुस्कान से लबरेज रहे जीवन। देखिए इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061, केवल दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।